नमस्कार, मैं मुनीन शर्मा। आप सबका पर्दाफाश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं खाड़ी में चल रहे युद्ध के, और जो कल हुआ है, जैसा ट्रंप कह रहे थे उसी हिसाब से ईरान पर तमाम जगह हमले किए गए। और हम लोग, हमारे साथ हैं पांडे जी, अभिषेक पांडे जी। जो हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे कि अगले 2-3 दिन में युद्ध का चेहरा कुछ और होगा, वही दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें जान माल की भी बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है। और आखिरकार एक बात जो हमारी समझ में आती है पांडे जी, वो ये है कि लड़ाई तो कल ट्रंप ने कह दिया मुझे तेल चाहिए, वहाँ से लड़ाई तेल की है। और ये तेल की लड़ाई अब ये वेनेजुएला नहीं है, ये ईरान है। और ईरान से सबसे ज़्यादा तेल चाइना लेता है। हाँ, बस इसीलिए लड़ाई है। देखिए, ऑयल फील्ड्स को लेकर के इराक को अपने कब्जे में ले चुके हैं। मिडिल ईस्ट के जो तमाम छोटे छोटे देश वो जितने हैं वो सब उनके पिछलग्गू हैं, वो अमेरिका के पिछलग्गू हैं। यानी मिडिल ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ ये ईरान एक ऐसा था, पश्चिम एशिया या फिर मिडिल ईस्ट कह लीजिए, वहां सिर्फ और सिर्फ ईरान एक ऐसा देश था जो आपके काबू में नहीं था, यानी अमेरिका के काबू में नहीं था, और वो किसी की सुन नहीं रहा था, और न्यूक्लियर पावर होने के बहुत करीब पहुंच चुका था। बस यही तो खतरा है अमेरिका को, कि हमारा जो दबदबा है, हमारी जो ठसक है, जो हमारी हनक है पूरे पश्चिम एशिया में या फिर साउथ एशिया या फिर मिडिल ईस्ट में, पूरे दुनिया में, वो कम हो जाएगी। और इसीलिए अब ये लड़ाई जो है अगले लेवल तक, हम लोग एक दिन चर्चा कर रहे थे कि हर हफ्ते लड़ाई का एक अलग मोड़ देखने को मिला है। बिल्कुल। अब ये हम लगभग 6वें हफ्ते में पहुंचने वाले हैं लड़ाई के, जो देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में चल रहा है। और आप देखिए कि अब ये युद्ध और खतरनाक होता हुआ दिख रहा है। ट्रंप ने 48 घंटे के अंदर ये कहा था कि बात नहीं मानी गई तो हम आपके ऊर्जा के ठिकानों पर हमला करेंगे। वो कर दिया। मंगलवार रात 8 बजे तक की अमेरिका के समय सीमा के हिसाब से उन्होंने दिया था। और आज ही तेहरान में 6 जगहों पे, इंपॉर्टेंट जगहों पे धुआंधार एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ है। वहां के ब्रिजेस को, वहां के रेलवे की पटरियों को निशाना बनाने की, को भी निशाना बनाया, यूनिवर्सिटी को। तो ये सब होने जा रहा है। यानी ईरान पर एक तरीके से इसको हम यूं कह सकते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप की खींच है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो जो चाह रहे थे, जो अपेक्षित नतीजे चाह रहे थे, जो चाहते थे कि हो जाएगा, हम कब्जा कर लेंगे या शासन बदल देंगे, वो हो नहीं पाया है। ऐसा तो उनके भी सोर्सेज ने बताया होगा कि हम वहाँ, देखिए इतनी दूर से आप अफगानिस्तान कुछ कर पाए नहीं, वापस लौटना पड़ा 21 साल बाद। नहीं, ये भी वही परसीन कौम है और ये किसी गुलाम नहीं रही। मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ कि जो शांति की बातें चल रही थी ईरान की तरफ से भी, पाकिस्तान और कुछ तुर्की और कुछ कंट्री बात कर रहे हैं मध्यस्थता की, लेकिन इजराइल तो ये कह रहा है कि मुझे तो इसको नेस्तनाबूद करना है। मतलब 2 कंट्री लड़ रहे हैं एक आदमी से। एक कह रहा है चलो कोई समझौते का रास्ता निकलता है, हाँ वो उसका निकलता है तो मैं बात करूंगा। दूसरा कहता है नहीं, मैं तो इसे खत्म ही करके रहूंगा। हाँ, तो असली समस्या तो अब यहीं पे हो गई। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने गठबंधन किया, लेकिन अब अमेरिका की फजीयत हो रही है, वो वापस जाना चाह रहा है, और इजराइल क्योंकि उसको वहीं पर रहना है, वहीं पर हमेशा रहना है, तो वो चाह रहा है कि इस चीज को हमेशा के लिए वंस एंड ऑल सेटल कर लिया जाए। नहीं, इसमें पांडे जी एक चीज और बताऊंगा। पुतिन का आपने इंटरव्यू देखा होगा। पुतिन ने कहा कि ये बहसीपन है ट्रंप का। वो कौन होते हैं कि दुनिया में बताएंगे कि ये होगा, तुम ये करो, तुम ये करो। आप दुनिया, उन्होंने कहा ये आप दुनिया के बॉस नहीं बन सकते। ये पुतिन ने बहुत साफ साफ कहा। और ये कहा कि इस युद्ध के बहुत भयानक परिणाम होंगे जो अभी तक नहीं सोचे होंगे। इसका मतलब पांडे जी हम सोचते हैं कि अगर ईरान का ज्यादा विनाश हो पाया इजराइल से, अमेरिका से, तो कहीं ना कहीं से चाइना, रशिया और कोरिया पीछे, क्योंकि ये लड़ाई तेल की है और उन्हें वो तेल किसी भी कीमत पे अमेरिका के हाथों में नहीं जाने देना है। तो अगर ये इस कदर जो अभी लड़ाई छिड़ी है, अमेरिका और इजराइल ने जबरदस्त तरीके से ईरान पे हमला किया है, इससे अगर बहुत आगे बढ़ते हैं, वो मानवता का मतलब लोग मर जाते हैं, कैजुअलिटी हो जाती है। आप समझिए जेनोसाइड अगर होता है तो तमाम देशों की तरफ से विरोध होगा। मुझे लगता है कि उसमें चीन और रूस सबसे मजबूत है, वो जरूर सामने आएंगे। लेकिन न्यूक्लियर वॉर तो आज के समय में दिखाई नहीं देती कि कोई करने की हिम्मत भी रखता है। नहीं पांडे जी, बहुत मुश्किल आज के समय में। इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, इटली हो, जितने भी नाटो के देश थे, जर्मनी हो, वो सब ये युद्ध को नहीं चाहते। कोई नहीं चाहता है। और ये केवल युद्ध चाहता है एक देश, इजराइल ही चाहता है। इजराइल की वजह उसने अमेरिका को, ट्रंप को क्या समझाया कि लाके ये युद्ध में झुकवा दिया।
अब उनकी विचारों की स्थिति ये है कि वो ससम्मान वापस कैसे जाएं। अब वो ससम्मान का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो इजराइल कह रहा है कि मैं तो इसको नेस्त तो नाबूद करूंगा, मेरा तो सपना ये है। अरे आप जिसके साथ गए हैं, आप किसी पर अटैक कर रहे हैं कि आप मानवता खत्म करने के लिए थोड़ी इस धरती पे आए हैं आप। भाई आपके जो लक्ष्य था, अमेरिका और इजराइल ने जो सोचा था कि सत्ता परिवर्तन, ठीक है, आपने अली खामनेई को अपने किनारे कर दिया, वहां सत्ता परिवर्तन हो गया। जो आपके वहां के जो टॉप वहां के नेता थे, आपने सबको पूरी लाइन खाली उनका बेटा जो है बेहोशी की हालत में अभी तक होश में नहीं है, अब उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसको खत्म करना चाह रहे हैं। अब बताइए कि ये लोग क्या हैं, मतलब एक पैसे कमाने के लिए और तेल के लिए दुनिया को बर्बाद कर देंगे। अगर ईरान इतना ही खराब होता तो उसके खिलाफ पूरी दुनिया लामबंद होती। बिल्कुल, पूरी दुनिया से समर्थन गया है ईरान के लिए। भाई 12 देश परमाणु संपन्न हो गए, 13वां क्यों नहीं हो सकता? जब इजराइल हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? भाई आपने बना लिया, अगर ठीक है आपको लगता है आगे से कोई बनाना चाहिए तो सब लोग अपना एक जगह भाई सरेंडर करो कि कोई किसी के पास आप सब खत्म कर दो ना, कंट्रोल किसी के पास नहीं होना चाहिए, खत्म करो। भाई आपने बनाया मिडिल ईस्ट, कह रहे हैं पश्चिम एशिया में परमाणु संपन्न शक्ति नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ये तय सब आप ही करेंगे ना, क्योंकि आप ही जमीन। तो ये समस्या अमेरिका की जो, देखिए मैं हमेशा से आपसे कहता हूं कि इस लड़ाई के चलते चलते या इसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा, और बदलना शुरू हो गया। नाटो अलग हो चुका है, ब्रिटेन और फ्रांस और जो मित्र देश जिनको कहा जाता था वो अब अमेरिका से किनारे हो चुके हैं। वो इसको इसके साथ कैसे कोई नहीं खड़ा। लेकिन हम लोगों की क्या स्थिति है पाने? नहीं, भारत की नहीं, देखिए आपको बताऊं, हमारे साथ ईरान उस समय खड़ा रहा जब पूरे मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान के फेवर में थे। अकेला ईरान था जो 100 कंट्री थे, उसमें यह था कि मुस्लिम कंट्री 100 थे और एक प्रस्ताव पास होना था यूनो में, तो उसमें यह अगर कोई मुस्लिम कंट्री इसके विरोध में जाता है तो फिर हम इसको यहीं छोड़ देंगे। अकेला ईरान था। पाकिस्तान के खिलाफ हम जब लड़े, ईरान ने हमारा साथ दिया, रसिया ने हर लड़ाई में हमारा साथ दिया, अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। ये तो मैं हमेशा कहता हूं, पाकिस्तान का साथ दिया। और आज हम जो अपने 50-60 साल आजादी के बाद के जो देश थे जिन्होंने हमारा सहयोग किया, उन सबको दरकिनार करके अमेरिका के पीछे और इजराइल के पीछे चले, अमेरिका और इजराइल के पीछे चले गए, जिनका ये नहीं पता कि कल को विपत्ति में वो लोग आपके साथ होंगे या नहीं होंगे। देखिए मैं आपके शो पे ही कई बार मैं कह चुका हूं इस बात को कि भारत की विदेश नीति हो सकता है टैक्टफुली बहुत आगे का सोच रहे हो, लेकिन हम आज के समय में अगर सोचें तो ये सही नहीं है, क्योंकि हम नए दोस्त बनाने के चक्कर में जो पुराने दोस्त थे उनको उन्होंने दूर कर दिया है। देखिए, तो ये एक बड़ा फेल्योर है, इस बात को मानना पड़ेगा। और क्या आपने जो नए दोस्त बनाए हैं तो क्या आपके साथ लॉयल रहेंगे? नहीं रहेंगे। और अमेरिका तो टैरिफ के दम पे गला पकड़ करके काम करा रहा था सबसे अपना, और वो जो है एप्स्टीन फाइल के दम पे अमेरिका और भारत से काम करा रहा है। वो एप्स्टीन फाइल जो दबी हुई है वो सब घूम रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द में घूम रहे हैं, तो ये समस्या है। लेकिन देखिए, भारत के बारे में हम आज ये सोच रहे हैं, कल को क्या होगा ये मुझे नहीं पता। हो सकता है कि ये आपकी विदेश नीति बहुत दूरगामी सोच का हिस्सा हो, लेकिन रूस के साथ, ईरान के साथ, या फिर आपके भारत का कोई भी जो पड़ोसी है आज के साथ रिश्ते आज बहुत अच्छे तो नहीं है, नहीं, खराब हो गए, बहुत अच्छे नहीं है आज के, किसी से अच्छे नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, अभी ये फसल का टाइम आने वाला है, आप ये देखना, कतर से जहाँ से हम 50-60% गैस लेते थे, एलएनजी जिससे हम उर्वरक बनाते हैं, हमारी 32-34 जितनी उर्वरक की फैक्ट्रियां हैं वो एलएनजी से ही बनती हैं, उसने तो ये कह दिया है कि 27 दिसंबर से पहले वो सुचारू रूप से जितना जो नुकसान हुआ है ना, 1.5-2 साल लग जाएगा। आप ये देखिए कि इस युद्ध का हमारे किसानों पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, हमने उसकी क्या तैयारी करी है, सरकार को ये भी देखना होगा। और ये तो निश्चित मैं आपको आज बता रहा हूँ, 29 को आखिरी इलेक्शन है, वोटिंग है। हाँ, डीजल पेट्रोल ना आप देखिएगा, बिल्कुल होगा। 30 अप्रैल को क्या रेट होगा। अमेरिका में बढ़ गया, पाकिस्तान में बढ़ गया, सभी देशों में पेट्रोलियम की कीमतें आसमान छू रही हैं। वो तो बढ़ेगा ही। जब आपका जहां से लेते थे वहां से 5 दिन में 6 दिन में आप पे सामान आ जाता था, अब आप जहां से लेने जा रहे हैं वहां से 45-50 दिन में आएगा। तो भाई जब इतनी डिस्टेंस है तो ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा लगेगा, इंश्योरेंस भी ज़्यादा लगेगा, और रेट भी जो आज का है इंटरनेशनल उस पर आप खरीदेंगे। आज के समय में करना ही चाहिए। देखिए, युद्ध आपकी वजह से नहीं हुआ है, यानी भारत, लेकिन युद्ध से आप समझिए, हम इस दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन के कंट्री हैं, आप भी, हमारी मांग कितनी बड़ी है, और उसको छोटा मोटा देश मत समझिए आप हमको, हमारी मांग इतनी बड़ी है कि 10 छोटे मोटे देश से उतनी हमारे रोज चाहिए। ट्रू। तो
सरकार को ये देखना पड़ेगा और कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। हमें उम्मीद यही है कि सरकार ऐसा कुछ कर रही होगी। ऐसा नहीं है कि सरकार में विद्वान लोग नहीं हैं, मोदी जी हैं और भी हैं, लेकिन वो दिखना भी चाहिए। जनता में अविश्वास नहीं आना चाहिए। जनता अभी भयग्रस्त है कि ये 30 अप्रैल के बाद क्या हो जाएगा, और जब वे फसल आएगी तो खाद ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो ये बड़ा अनिश्चितता का दौर है। और एक बात निश्चित है कि इस युद्ध का भारत पे लंबे समय तक असर रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, कोई भी युद्ध होता है, भारत पाकिस्तान से भी युद्ध हुआ, क्या उसका असर नहीं? आज भी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 चल रहा है, उस पर कितने खर्चे हो रहे हैं। लॉजिस्टिक का खर्चा आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा आता है, मूवमेंट का खर्चा आता है। सेना का कोई ऑपरेशन जब हो रहा होता है कितने खर्चे आते हैं, और वो अभी ऑनगोइंग है। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 खत्म हो गया है। उसी तरह जो अभी आपने कहा ना कि भारत को अपनी इस युद्ध, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज की डेट में साइन हो गया युद्ध खत्म हो गया, इसका असर बना रहेगा। इतनी रिफाइनरी और आपने डिस्टर्ब कर दी, तो इसीलिए पहला तो सबसे पहले होना चाहिए कैबिनेट से कि भारत की जो आवश्यकताएं हैं, इंडिया फर्स्ट, विदेश को दी जाने वाली सारी चीजों को फिलहाल रोकिए। पहले सिर्फ भारत की भी जो निजी कंपनियां जो बाहर भेजती हैं रिफाइन करके, वो भी सिर्फ भारत में आएंगी। आप खरीदिए, भारत सरकार आपको और सहूलियत देगी, लेकिन वो सिर्फ भारत के लिए आप तैयार करेंगे। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर है, पता है। सब लिया था और सब गरीब देशों में नहीं, सब देशों को बांटा जा रहा है, बेचा जा रहा है, वो सारी लाभ कमाया जा रहा है, ऊंची कीमतों पर बेचा जा रहा है। मैं आपसे पिछले भारत कंपनियां कमा रही हैं। भारत के उद्योगपति और वो दो ही हैं जिनको सब दुनिया जानती है, अडानी और अंबानी। हमारा ये कहना है कि जिस चीज पे भाई हमारे यहाँ तेल होता नहीं, हमें 80-85% तेल बाहर से उस पे और काम कीजिए। हमें नहीं, वो तो ओएनजीसी इसीलिए खत्म हुई है। ओएनजीसी को खत्म इसलिए किया गया है कि अंबानी अडानी को बढ़ा दिया जाए। गैस हम इसी रास्ते से 60-65% लेते थे, 20% और कहीं से लेते थे। एलएनजी हम इसी रास्ते से लेते थे। तो भाई अब नए रास्ते आप बनाएंगे, इतनी महंगी आएगी। सरकार का एक है, जैसे आप ये पूछते हैं ना, तो एक पूरी लंबी लिस्ट होती है कि पहले हम 27 देशों से लेते थे, आज हम 41 नहीं, तो ये पूछिए ना कि पहले जो आप 27 से ले रहे थे उनमें आने में और 7 दिन में अनडॉकिंग हो जाती थी, और आप 45-50 दिन में अनडॉकिंग। और आप बताइए इतना जो खर्चा लगेगा ट्रांसपोर्टेशन आएगा, वो कहां से आएगा? इंश्योरेंस का उतना ज्यादा लगेगा। ईरान आपको जो है देखिए रुपए में कर रहा था। और ये एक चीज और है, मैं आपको इस युद्ध की एक चीज और पांडे बता रहा हूँ। ईरान ने पहले शुरू करा कि मैं अपना तेल मित्र युआन में, रशिया ने कह दिया कि मैं यूरोपियन कंट्री को युआन में। तो ये क्या अब ये नहीं लग रहा आपको कि डॉलर और युआन में कुछ लड़ाई है? देखिए, ये अमेरिकन एम्पायर की जो पूरी दुनिया में कब्जा करके उन्होंने रखा है डॉलर के जरिए और ताकत के जरिए, वो उनका डाउनफॉल शुरू हो रहा है। आप मैं बताऊं, मैंने कहीं पढ़ रहा था, मैं एक वक्त आता है जब कोई भी ऐसा देश, कोई ऐसा कॉन्टिनेंट जब एक साथ दुनिया में कई हिस्सों में, अलग अलग महाद्वीपों में वॉरफेयर में, अमेरिका आज मिडिल ईस्ट में मौजूद है, हर अरे भाई अमेरिका यहाँ मौजूद है, तो आप मान लिए यूक्रेन में यूक्रेन को कमजोर कर दिया। खर्चे इतने हैं, ठीक है, और उसकी करेंसी अब वापस होने लगी है, यानी उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ा है, यानी उसका डाउनफॉल शुरू। स्पेनिश जो एम्पायर हुआ करती थी, ठीक ऐसे थी। फिर ब्रिटिश एम्पायर, आपको याद है कि कभी सूरज नहीं डूबता था, ठीक है। यूएसएसआर जो टुकड़ों में टूट गया, रसा यूएसएसआर, उसका भी एक समय पूरी दुनिया में तूती बोलती थी। तो अगला नंबर अब अमेरिका का, वो भी खत्म है, डाउनफॉल की तरफ जा रहा। लेकिन हमें तो अपना हित देखना है सबसे पहले। हमारी सरकार, क्या हम ये मान लें कि हमारी सरकार किसी ना किसी तो दबाव में है? क्योंकि ट्रंप कहता है खड़े हो जाओ, खड़े हो जाते हैं। ट्रंप कहता है इससे तेल मत लो, नहीं लेते हैं। ट्रंप कहता है इससे मत लो, नहीं लेते हैं साहब। ये मतलब ऐसा कभी अटल जी रहे, तमाम रहे, मनमोहन सिंह रहे, और भी तमाम प्राइम मिनिस्टर रहे, हमने देखा लोगों ने ऐसे किसी दूसरे देश के कहने पे काम किया नहीं है। और ये तो महामानव थे, इनका क्या हुआ? ऐसा किस दबाव में आ गए? तो प्रधानमंत्री किसी ना किसी दबाव में है। आप लोग जो आज हमारी डिबेट चली है पांडे जी से, आप अपने सुझाव हमें जरूर भेजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपको हमारी बात अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।